अगर किसी देश की महानता का अंदाजा लगाना हो तो ये देखिए कि वहां के लोग जानवरों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। ये विचार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के थे। अगर गांधी जी के इस विचार को पैमाना मान लिया जाए तो क्या आप भारत को एक महान देश कह सकते हैं? क्योंकि इसका दूसरा मतलब यह है कि अगर आप किसी देश के चरित्र को समझना चाहते हैं तो ये देखिए कि उस देश के लोग जानवरों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। और अब आप अपने आसपास देखिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपके देश के लोग यानी भारत के लोग जानवरों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। इसी तरह अगर किसी व्यक्ति को आंकना हो तो यह देखना चाहिए कि वो अपने से कमजोर लोगों के प्रति कैसा व्यवहार करता है। हमें लगता है कि भारत इन दोनों ही पैमानों पर आज पूरी तरह फेल हो रहा है। केरल में कुछ इंसानों ने एक भूखी और गर्भवती हथिनी को जलते हुए पटाखों से भरा हुआ एक अनानास खिला दिया और उस हथिनी की तड़प तड़प कर मृत्यु हो गई। हम इसे मृत्यु नहीं कहेंगे, हम इसे हत्या कहेंगे। इन लोगों ने इस हथिनी की हत्या कर दी। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि एक गर्भवती महिला या जीव को चोट पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि ऐसा करके आप न सिर्फ एक मां को चोट पहुंचाते हैं बल्कि उसके बच्चे को भी क्षति पहुंचाते हैं जिसने अभी जन्म भी नहीं लिया। ये उसी हथिनी की तस्वीर है जो इस समय आप देख रहे हैं। केरल में कुछ लोगों ने यही पाप किया है और साबित कर दिया कि इंसान की योनि में पैदा होकर भी जानवरों जैसा बर्ताव कर सकते हैं। केरल भारत का सबसे साक्षर राज्य है, जहां 90% से ज्यादा लोग पढ़ना लिखना जानते हैं। लेकिन इन पढ़े लिखे लोगों ने यह प्रमाण दे दिया कि पढ़े लिखे इंसान भी किस हद तक गिर सकते हैं और ये इंसान जानवरों से भी बदतर हो सकते हैं। ये विडंबना है कि जब कोई इंसान अमानवीय व्यवहार करता है तो हम उसे जानवर कहते हैं। अक्सर आपने सुना होगा, हम कहते हैं कि जानवरों की तरह मत बनो। लेकिन सच ये है कि जानवर क्रूरता नहीं करते, वो सिर्फ तभी उग्र होते हैं जब उनके अस्तित्व पर कोई खतरा आता है। लेकिन इंसान अपनी क्रूरता को ही आनंद का एक जरिया बना लेता है और अपनी सुख सुविधाओं के लिए जानवरों की बलि लेता है, ऐसी स्थिति में भी जब इसकी जरूरत नहीं होती। केरल के मल्लपुरम जिले में बिल्कुल ऐसा ही हुआ, जहां एक मादा हाथी भोजन की तलाश में भटकते हुए जंगल से एक गांव में पहुंच गई और आरोपों के मुताबिक कुछ लोगों ने उसे खाने की बजाय जलते हुए पटाखों से भरा हुआ एक अनानास दे दिया। ये पटाखे इस मादा हाथी के मुंह में जाकर फट गए और वो बुरी तरह से घायल हो गई। इंसानों की इस हरकत की वजह से इस गर्भवती हथिनी की जीभ और जबड़ा बुरी तरह से जख्मी हो गया और उसके दांत भी टूट गए। इसके बाद दर्द और भूख से तड़पती हुई यह हथिनी पूरे गांव में भटकती रही, लेकिन किसी ने भी इसकी मदद नहीं की। यहां पर आपको एक खास बात और ध्यान रखनी चाहिए, इस हथिनी ने इसके बावजूद भी किसी इंसान को कोई चोट नहीं पहुंचाई, किसी का कोई नुकसान नहीं किया और शांत बनी रही। इस मादा हाथी की गलती सिर्फ इतनी थी कि इसने इंसानों पर विश्वास कर लिया और खाने के लिए इंसानों से वो अनानास ले लिया जिसमें जलते हुए विस्फोटक भरे हुए थे। इसके बाद घायल हालत में यह हथिनी गांव में मौजूद एक नदी के पास पहुंच गई, एक तालाब के पास पहुंच गई और अपने सिर और मुंह को पानी में डुबोकर वहां पर खड़ी हो गई। ऐसा करने से इस गर्भवती मादा हाथी को शायद थोड़ा आराम मिल रहा होगा और बाद में इस हथिनी की 27 मई को इसी तालाब में, इसी नदी में खड़े खड़े मृत्यु हो गई। कहा जा रहा है कि यह मादा हाथी करीब एक हफ्ते तक भूखी प्यासी ऐसे ही पानी में तड़पती रही, क्योंकि इस हथिनी के पेट में एक बच्चा भी था, इसलिए यह बार बार खाने की तलाश कर रही थी। लेकिन मुंह में लगी इस चोट की वजह से वो कुछ भी खाने पीने में असमर्थ थी, कुछ खाना पीना नहीं खा पा रही थी। इस घटना की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने घायल हथिनी को नदी से बाहर निकालने की कोशिश भी की, लेकिन तब भी उसकी जान नहीं बची। केरल के वन विभाग के मुताबिक इस हथिनी की उम्र करीब 15 वर्ष थी। इस मादा हाथी का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें यह नहीं पता था जब उन्होंने ये पोस्टमार्टम शुरू किया था कि इसके पेट में एक बच्चा भी है, यानी ये गर्भवती है। लेकिन जब उन्होंने इसका पोस्टमार्टम किया तो उन्हें यह पता चला कि ये हथिनी गर्भवती थी। पानी में असहाय खड़ी इस हथिनी की ये तस्वीरें आपने भी अब तक शायद देख ली होंगी। यह हथिनी अपने दर्द को कम करने के लिए पानी में खड़ी रही, लेकिन
इसकी और इसके अजन्मे बच्चे की मौत ने इंसानियत को शर्म के समुद्र में आज डुबो दिया है। इस मादा हाथी का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में 250 से ज्यादा हाथियों के पोस्टमार्टम किए हैं, लेकिन ये पहली बार है जब पोस्टमार्टम के दौरान उन्होंने एक हथनी के पेट में पल रहे भ्रूण को अपने हाथ में उठाया। ये घटना लोगों के सामने तब आई जब रैपिड रिस्पांस टीम के एक अधिकारी ने इस बारे में सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट लिखा और उन्होंने लिखा कि घायल होने के बाद हथनी एक गांव से भागते हुए निकली, लेकिन उसने किसी को भी चोट नहीं पहुंचाई। इस अधिकारी ने यह भी लिखा कि घायल होने के बावजूद यह हथनी भलाई से भरी हुई थी, लेकिन इस भूखी प्यासी गर्भवती मादा हाथी को जो इंसान मिले वो भलाई से भरे हुए नहीं थे, वो भले लोग नहीं थे। ये हथनी तो बहुत भली थी, लेकिन जो इंसान मिले वो असल में इंसान नहीं थे, वो हैवान थे, उनमें हैवानियत भरी हुई थी। अब केरल पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कुछ महीनों की जेल और कुछ हजार रुपए के जुर्माने से इस हाथी और इसके अजन्मे बच्चे को कभी भी कोई न्याय मिलेगा? एक मादा हाथी को बच्चे को जन्म देने के लिए करीब 22 महीने की गर्भावस्था से गुजरना होता है। अगर कुछ इंसानों ने यह अमानवीय हरकत ना की होती तो करीब 2 वर्षों बाद यह बच्चा इस दुनिया में आ जाता। जब कोई हाथी अपनी मां के गर्भ में होता है तो उसके मस्तिष्क का आकार इंसानों के मस्तिष्क के बराबर होता है। एक वयस्क इंसान के मस्तिष्क का वजन करीब 1400 ग्राम होता है। जन्म लेने के फौरन बाद हाथी रोजाना करीब 11 लीटर दूध पीता है और आश्चर्य की बात यह है कि जब कोई हाथी अपनी मां के गर्भ में होता है तो उसके नाखूनों पर त्वचा की एक परत चढ़ी हुई होती है ताकि गर्भ में हिलते डुलते समय वो अपनी मां को चोट ना पहुंचाए। यानी प्रकृति जन्म के साथ ही इस बात की व्यवस्था भी कर देती है कि कोई किसी को अनजाने में ये जो बच्चा है ये अपनी मां को चोट ना पहुंचाए, लेकिन इंसान ऐसा होने नहीं देता और वो जानवरों को चोट पहुंचाकर भी आनंद महसूस करता है। इंसानों ने एक हाथी के साथ कैसे विश्वासघात किया और इस मादा हाथी ने कैसे नदी में खड़े खड़े दम तोड़ दिया, ये आप देख चुके हैं। अब आप 2 तस्वीरें एक साथ देखिए। एक तस्वीर केरल की एक नदी में चुपचाप मौत का इंतजार कर रही इस हथनी की है, जबकि दूसरी तस्वीर एक ऐसे हाथी की है जिसने नदी में डूब रहे एक इंसान की जान बचा ली। इन तस्वीरों में दिख रही ये छोटी मादा हाथी आपको जो दिख रही है इसका नाम है खामला। खामला थाईलैंड के एलिफेंट नेचर पार्क में रहती है और जैसे ही इस हथनी ने देखा कि डेरेक नाम का इसका एक दोस्त पानी में डूब रहा है तो ये हथनी उसे बचाने के लिए पानी में कूद गई। दरअसल डेरेक ने वर्ष 2015 में खामला को एक बार मरने से बचाया था। खामला ये बात कभी भूली नहीं और अपने प्रिय इंसान को बचाने के लिए बिना सोचे समझे इस नदी में कूद गई। हालांकि डेरेक सिर्फ डूबने का नाटक कर रहे थे, लेकिन इन तस्वीरों ने यह बता दिया कि इंसानों और जानवरों की संवेदना के बीच क्या अंतर होता है। वो एक जानवर है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने इंसान दोस्त को बचाने के लिए नदी में कूद पड़ी। अफसोस इस बात का है कि भारत में कानून भी जानवरों की ज्यादा मदद नहीं कर रहे। हालांकि किसी जानवर को नुकसान पहुंचाना या उसे मार डालना अपराध की श्रेणी में हमारे देश में आता है, लेकिन ऐसा करने वाले बहुत कम लोगों को कोई सजा हो पाती है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत जानवरों को मारने पर 3 वर्ष तक की सजा और 25,000 रुपए तक का जुर्माना हमारे देश में हो सकता है और दोबारा ऐसा करने पर 7 साल तक की सजा हो सकती है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 51A(G) में लिखा है कि जानवरों के प्रति दया दिखाना भारत के लोगों का मूल कर्तव्य है। लेकिन अब आप खुद सोचिए कि भारत में कितने लोग अपने इस मूल कर्तव्य को निभाते हैं। हाथी अक्सर दल बनाकर रहने वाले जानवर हैं और ये पूरा जीवन सामुदायिक भावना के साथ ही जीते हैं। हाथी को आपने कभी अकेले नहीं देखा होगा, ज्यादातर ये एक दल में चलते हैं। चाहे दल में किसी नए बच्चे के जन्म का मौका हो या उनके दल के किसी सदस्य की मृत्यु, हाथी अपने समुदाय का साथ कभी नहीं छोड़ते और इतने शक्तिशाली होने के बावजूद तब तक किसी पर हमला नहीं करते जब तक इन्हें उकसाया न जाए या फिर इन्हें डराया न जाए।
केरल में मादा हथिनी की मृत्यु पर हमने आज एक छोटा सा विश्लेषण आपके लिए तैयार किया है। आप ये विश्लेषण देखिए और फिर हम धर्म के नजरिए से भी पशुओं के महत्व को आपको समझाएंगे। एक मां भूखी प्यासी होने के बावजूद हर तरह की तड़प को बर्दाश्त करने में सक्षम होती है, लेकिन जब उसका अजन्मा बच्चा भूखा होता है तो उसका दर्द मां के अस्तित्व को झकझोर देता है। नदी में सिर डुबोकर खड़ी इस हथनी ने दर्द की वजह से अपना चेहरा पानी में डुबो लिया, या इंसानों के विश्वासघात ने इसे इस स्थिति में पहुंचा दिया, इसका फैसला तो आप ही करें। लेकिन ऐरावत के इस देश में हिकारत भरी इस घटना ने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। We actually got information from local people that there is a injured, elephant, single elephant roaming around close to the buffer area. I mean, between the private and the forests. So when our staff went to saw, they saw that the lower jaw portion was exposed, and the animal was not feeding. It was moving around. Then after some time, the animal was lying down. Then I think on 24th we got information that the elephant had come down and came into this stream. So even then also there was no the animal did not take any solid matter, only water. It was very weak. Or if you saw it before we could take the animal out, the animal had collapsed. हाथी इंसानों की तरह बेदिल नहीं होते। हाथियों के दल में कोई नया बच्चा पैदा हो तो उसे दूसरे हाथी कई दिनों तक सुरक्षा घेरे में रखते हैं। इसी तरह दल के किसी सदस्य की मौत हो जाने पर पूरा झुंड उस पर अफसोस जाहिर करता है, लेकिन इंसान शायद ही किसी जानवर की मौत पर अफसोस जाहिर करता है। वो जानवरों का इस्तेमाल अपने मनोरंजन, अपने ऐशो आराम, अपनी खुशी के लिए करता है। हाथी ही क्या, कोई भी जानवर तब तक हमारा साथी नहीं बन सकता जब तक हम उसे सिर्फ उसके बेजुबान और कमजोर होने की सजा देते रहें। अगर आपको भी किसी जानवर को तड़पते हुए देखकर खुशी होती है तो आज आप अपने आप से पूछिएगा जरूर कि आखिर जानवर कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब यहां आपके मन में यह सवाल भी उठ रहा होगा कि इस हथनी की हत्या के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। आज हमने ये बात भी पता लगाने की कोशिश की। केरल पुलिस अभी इस मामले के आरोपियों को गिरफ्तार अभी तक नहीं कर पाई है, यानी केरल की पुलिस भी काफी हद तक इसके लिए जिम्मेदार है। हमारे जैसे लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखने में केरल पुलिस को कुछ मिनट लगते हैं, लेकिन जहां एफआईआर होनी चाहिए, जहां लोगों को पकड़ा जाना चाहिए, वहां केरल पुलिस काम नहीं करती। इसके अलावा जिस इलाके में यह घटना हुई है वहां के वन्य अधिकारी भी इस घटना के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो समय रहते इस हथनी के बारे में पता नहीं लगा पाए और ना ही इसकी जान बचा पाए। इसके अलावा वो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं जो इस इलाके के लोगों का प्रतिनिधित्व देश की संसद में करते हैं या फिर राज्य की विधानसभा में करते हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी वायनाड की जिस संसदीय सीट से जीतकर इस बार लोकसभा में पहुंचे हैं, वो भी इसी मल्लापुरम का हिस्सा है, यानी राहुल गांधी भी इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। वो यहां के सांसद हैं और अगर वो कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम 2-4 फोन लगाकर केरल की सरकार से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और पुलिस से भी वो बात कर सकते हैं अगर चाहें तो। इसके अलावा केरल के मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, क्योंकि वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं और केरल हाथियों पर अत्याचार के लिए बदनाम है। इसलिए उन्हें भी हाथियों को बचाने के लिए सख्त कानून लाने पर विचार करना चाहिए, जो उन्होंने किया नहीं। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए यह घटना न्यूज बनने की असल में योग्यता ही नहीं रखती। आज हम आपसे भी यह पूछना चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि यह खबर न्यूज है या ये नहीं है? यह खबर हेडलाइन होनी चाहिए
या नहीं होनी चाहिए? क्या ये डीएनए की पहली खबर होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? हमारे देश में जानवर तो छोड़ दीजिए, किसी व्यक्ति की मौत भी हेडलाइन तब बनती है जब पहले उसके धर्म और उसके जाति को चेक कर लिया जाता है। धर्म और जाति चेक करने के बाद यह तय होता है कि इस इंसान की मौत की खबर हेडलाइन बनेगी या फिर नहीं बनेगी। और हो सकता है कल के अखबारों में आपको यह खबर कहीं अंदर के पन्ने पर छोटी सी खबर कहीं दिखाई दे जाए। आज के भी अखबारों में कहीं कहीं छोटी खबर छपी है, लेकिन आज हम इसलिए इस खबर का विश्लेषण कर रहे हैं क्योंकि ये देश के चरित्र के बारे में आपको बहुत कुछ बताती है। जिस देश में एक बेजुबान जानवर को इस तरह मार दिया जाए, उसकी हत्या कर दी जाए, उस देश के चरित्र के बारे में आप क्या कहेंगे? और ये घटना अभी की नहीं है, इस घटना को समय हो चुका है। धीरे 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 केरल में पहले ये जिले में खबर फैली, उसके बाद राज्य में फैली और यहां दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते, बंबई तक पहुंचते पहुंचते, देश के मेन स्ट्रीम मीडिया तक पहुंचते पहुंचते इस खबर को एक हफ्ता लग गया। करीब एक दशक पहले तक भारत में हाथियों की संख्या 10 लाख से ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन अब इनकी संख्या घटते घटते 27,000 से भी कम रह गई है। हाथियों की मौत के मामले में केरल भारत का सबसे बदनाम राज्य है, जहां हर 3 दिन में औसतन एक हाथी केरल में मारा जाता है। हैरानी की बात यह है कि केरल में हाथियों की दुर्दशा तब है जहां धर्म और राजनीति में इसे सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। केरल में आयोजित होने वाले ज्यादातर तमाम बड़े धार्मिक कार्यक्रम बिना हाथियों के पूरे नहीं होते। यहां तक कि चुनावी रैलियों में भी भीड़ को आकर्षित करने के लिए केरल में हाथियों का ही इस्तेमाल होता है। अब केरल के लोग वैसे तो अपने आप को बड़ा धार्मिक मानते हैं और हर मंदिर में पूजा पाठ के दौरान हाथी आपको नजर आएंगे, लेकिन हाथियों का क्या हाल है वहां, ये देख लीजिए। इसके अलावा बंधक बनाए गए हाथियों का इस्तेमाल लकड़ियों को ढोने के लिए भी किया जाता है। पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था कि केरल में बंधक बनाकर रखे गए हाथियों की गिनती की जाए और सबका रजिस्ट्रेशन कराया जाए। इस आदेश का जो उद्देश्य था वो था हाथियों के साथ होने वाली क्रूरता को रोकना, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जंगल से आए एक हाथी को यह अंदाजा भी नहीं था कि इंसान उसका ये हाल कर देंगे। भारत में इस समय करीब 2,500 हाथी ऐसे हैं जिन्हें आज भी बंधक बनाकर रखा गया है। करीब 1800 हाथी ऐसे हैं जो मंदिरों में बंधक बनाकर रखे गए हैं या फिर किसी व्यक्ति ने इन्हें अपनी कस्टडी में बंधक बनाकर रखा हुआ है। केरल में करीब 500 हाथी ऐसे हैं जो बंधक बनाकर रखे गए हैं। दावा किया जाता है कि भारत में करीब 6,000 वर्ष पहले इंसानों ने हाथियों को पालना शुरू कर दिया था। हजारों वर्ष पहले सिंधु घाटी सभ्यता से मिले निशान और उनकी मोहरें भी ये बताती हैं कि उस जमाने में हाथी पाले जाते थे। ऋग्वेद और उपनिषदों में भी अलग अलग उद्देश्यों से हाथी पाले जाने का उल्लेख मिलता है और कहा जाता है कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो वो ये देखकर हैरान रह गया था कि भारत के सैनिक कितने कुशल तरीके से इतने विशालकाय जानवर को नियंत्रित कर लेते हैं। सिकंदर के खिलाफ लड़ाई में राजा पोरस ने करीब 200 हाथियों को उतारा था और इन हाथियों ने सिकंदर की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया था। लेकिन अब इन हाथियों को या तो इनके दांतों के लालच में मार दिया जाता है, इनकी हत्या कर दी जाती है, या फिर इन पर अत्याचार करके इनसे वो तमाम काम कराए जाते हैं जो इंसानों के लिए बहुत मुश्किल होते हैं। भारत में एक मशहूर कहावत है कि मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है, लेकिन इंसानों के हाथों मारा गया हाथी करोड़ों रुपए का ही क्यों ना हो, वो इंसानों की क्रूरता के अलावा कुछ साबित नहीं करता। भारत को हाथियों का देश भी कहा जाता है और यही वजह है कि कूटनीति की भाषा में भी कई देश भारत को हाथी कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे चीन को ड्रैगन कहा जाता है या अमेरिका की तुलना ईगल से की जाती है, ऐसे ही भारत की तुलना हाथी से की जाती है। आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले ही चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के दौरान भारत में चीन के राजदूत ने भी एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था ड्रैगन एंड एलिफेंट कैन डांस टुगेदर, यानी भारत और चीन आपस में सामंजस्य बनाकर रख सकते हैं। इसमें ड्रैगन से मतलब था उनका चीन का और एलिफेंट से मतलब था भारत का। तो वो कह रहे हैं कि ड्रैगन और एलिफेंट दोनों साथ में रह सकते हैं, दे कैन डांस टुगेदर, यानी
जो विदेशी लोग भी हैं वो भी भारत को एक हाथी से भारत की तुलना करते हैं, और हमारे ही देश के लोग हमारे ही देश के हाथियों के साथ क्या करते हैं अभी आपने देख लिया। आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसे बहुत सारे हाथियों को अपने जीवन काल में देखा होगा जिन्हें बंधक बनाकर रखा जाता है। बहुत सारे लोगों ने पैसा देकर उन हाथियों की सवारी भी कर ली होगी बिना ये जाने कि उन हाथियों पर कितना अत्याचार हो रहा है। और आप भी अत्याचार करने वालों में बहुत आसानी से शामिल हो जाते हैं, क्योंकि जब आप किसी हाथी पर अत्याचार होते हुए देखते हैं, किसी बंधक हाथी को मजदूरी करते हुए देखते हैं, तो क्या आपका दिल पसीजता नहीं? क्या आप कभी अपने आप से यह नहीं सोचते कि इस हाथी को आजाद करा देना चाहिए? इस हाथी की असली जगह शहर नहीं है, ये सड़कें नहीं हैं, इसका असली घर जंगल है, और इस हाथी को जंगल में होना चाहिए और आजाद होना चाहिए। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग कभी इसके बारे में सोचते तक नहीं। हाथी जमीन पर रहने वाले सबसे बड़े जानवर हैं। एक वयस्क अफ्रीकन हाथी का वजन करीब 5,500 किलोग्राम तक हो सकता है। हाथियों की सूंड उनके शरीर का सबसे संवेदनशील और सबसे ताकतवर अंग होता है। हाथी की सूंड में 1.5 लाख से ज्यादा मांसपेशियां होती हैं, और एशियाई हाथी तो अपनी सूंड से मूंगफली का छिलका तोड़कर उसमें से छोटी सी मूंगफली तक निकाल लेता है। यानी बड़ी और ताकतवर सूंड के बावजूद हाथी इससे महीन से महीन काम करने में भी सक्षम होते हैं। हाथी अपने बाहरी दांतों की वजह से सबको आकर्षित करते हैं, और इन्हें अंग्रेजी में टस्क कहा जाता है। लेकिन शिकारी हाथियों का शिकार इन्हीं दांतों की वजह से सबसे ज्यादा करते हैं। ये हाथियों का जो शिकार के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो यही दांत हैं, क्योंकि हाथी के ये दांत बेशकीमती होते हैं। हाथी दिन भर में 150 किलो खाना खा लेते हैं। हाथी इतना ज्यादा खाते हैं कि उनका 67% समय भोजन करते हुए निकलता है। हाथी बहुत ताकतवर जानवर होता है, लेकिन हाथी पूर्णतः शाकाहारी होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं। यानी इन्हें ये ताकत किसी दूसरे जीव को खाकर हासिल नहीं होती, बल्कि पेड़ पौधे खाकर ही ये ताकत वो हासिल करते हैं। हाथी का एक नवजात बच्चा पैदा होने के 20 मिनट बाद ही वो अपने पैर पर खड़ा हो जाता है, और 1 घंटे में हाथी का जो नवजात बच्चा होता है वो 1 घंटे में ही चलने में भी सक्षम हो जाता है। कहते हैं हाथियों को सब कुछ याद रहता है, यानी वो कोई बात कभी भूलते नहीं है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाथियों के मस्तिष्क का टेम्पोरल लोब आकार में बहुत बड़ा होता है, और यही मस्तिष्क की वो जगह होती है जहां स्मृतियां यानी यादें स्टोर होती हैं, यादें सेव होती हैं। यानी हाथी अगर एक बार कुछ देख ले तो जीवन भर उसे भूलता नहीं है। अगर आपने हाथी की मदद की है तो हाथी जीवन भर भूलेगा नहीं, और अगर आपने हाथी पर अत्याचार भी किया है वो भी भूलेगा नहीं। पूरी दुनिया में हाथियों को उनके दांतों के लिए मार दिया जाता है, और यही वजह है कि अफ्रीका में जितने हाथी रोज पैदा नहीं होते उससे ज्यादा वहां उनकी हत्या हो जाती है, मार दिए जाते हैं। जानवरों पर अत्याचार सिर्फ भारत में नहीं होता, बल्कि पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों जानवर इंसानों के लालच की सजा भुगत रहे हैं, और ये हाथी भी इंसान के लालच की सजा ही भुगत रहा है, और हम 135 करोड़ लोगों का देश इसे रोक नहीं पाता। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक पूरी दुनिया में इंसान हर साल 5,000 करोड़ चिकन खा जाते हैं। इंसानों की भूख शांत करने के लिए हर साल 150 करोड़ सूअरों को मार दिया जाता है। हर साल 50 करोड़ भेड़ें कसाई घरों में पहुंच जाती हैं। इंसानों की भूख शांत करने के लिए हर साल 30 करोड़ गाय, भैंसों और बछड़ों की हत्या कर दी जाती है। यानी इंसान अपना पेट भरने के लिए हर साल 5,200 करोड़ जानवरों को खा जाता है, हजम कर जाता है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि हर दिन दुनिया भर में 14 करोड़ 25 लाख जानवरों की हत्या इंसानों की भूख मिटाने के लिए की जाती है, और दुनिया के सबसे बड़े संहार में दुनिया का लगभग हर देश भागीदार है, और हम तो ये कहेंगे हर इंसान भी परोक्ष रूप से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसमें भागीदार है। 4,500 हाथियों पर किए गए एक सर्वे के मुताबिक चिड़ियाघर यानी जू में रहने वाले हाथियों की औसत आयु घटकर 19 वर्ष रह जाती है, जबकि अपने प्राकृतिक परिवेश में एक हाथी 56 वर्ष तक जिंदा रह सकता है। सोचिए, जब यह हाथी जंगल में होता है तो 56 साल तक जिंदा रहता है, और जब आप इसे बेड़ियों में कैद करके चिड़ियाघर में टिकट लगाकर छोड़ देते हैं तो ये 19 साल ही जी पाता है। हम क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि हम इन्हें चिड़ियाघर में डालते हैं,
और टिकट लगाकर लोगों को बुलाते हैं इन्हें देखने के लिए। इंसान आता है, तालियां बजाता है, इस पर हो रहे अत्याचार को देखकर चुप रहता है और सिर्फ अपने मजे के लिए वहां पहुंचता है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च के मुताबिक कैद में रखे गए भालू, शेर, बाघ और चीता जैसे जानवर अक्सर तनाव में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और इनमें से कुछ जानवर तो पागल भी हो जाते हैं। आप जब इन्हें देखने के लिए जाते हैं अलग अलग जूज में या चिड़ियाघर में, आपको शायद पता भी नहीं चलता होगा कि इन जानवरों की मनोस्थिति क्या है, ये जानवर किस हद तक उदास हो चुके हैं और ये जानवर किस हद तक डिप्रेशन में जा चुके हैं, क्योंकि ये अपने घरों में नहीं है, ये एक कैदी की तरह है। जानवरों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स यानी पेटा के मुताबिक कैद में रखे गए जानवर अक्सर अपने बाड़े में ही गोल गोल घूमते रहते हैं। आपने देखा होगा, ये नोट किया होगा कि जब आप जाते हैं पैसा खर्च करके टिकट लेकर इन जानवरों की नुमाइश देखने के लिए, इन जानवरों को देखने के लिए, तो ये अपने बाड़े में गोल गोल घूमते रहते हैं, अपना सिर हिलाते रहते हैं और उनकी ये हरकतें बताती हैं कि जानवर अपने जीवन से खुश नहीं है और ये जानवर बहुत दुखी हैं। लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता, आप तब भी बाहर खड़े हुए तालियां बजाते हैं, फोटो खींचते हैं। भारत की संस्कृति में जानवरों की रक्षा करने को बहुत महत्व दिया गया है। हमारे संस्कारों में, हमारी संस्कृति में और हिंदू शास्त्रों में भी जानवरों का बहुत महत्व बताया गया है। गाय, हाथी, बंदर और मोर जैसे जानवरों को हमारे संस्कारों में बहुत पवित्र माना जाता है। मशहूर लेखक देवदत्त पटनायक अपनी पुस्तक पशु में जानवरों की उत्पत्ति के बारे में एक दिलचस्प बात लिखते हैं। वो लिखते हैं कि ब्रह्मांड की रचना करने वाले ब्रह्मा के पुत्र थे कश्यप। कश्यप की कई पत्नियां थीं और मान्यताओं के मुताबिक कश्यप की इन्हीं पत्नियों ने कई तरह के पशुओं को जन्म दिया था। देवदत्त पटनायक के मुताबिक कश्यप की पत्नी तिमी ने ऐसे पशुओं को जन्म दिया जो तैर सकते थे। विनाता ने ऐसे पशुओं को जन्म दिया जो उड़ने में सक्षम थे। कदरू ने रेंगने वाले पशुओं को और सुरभि ने ऐसे पशुओं को जन्म दिया जिनके खुर थे। इसके अलावा सरमा ने पंजे वाले पशुओं, जबकि सुरसा ने ऐसे पशुओं को जन्म दिया जिनकी श्रेणी का निर्धारण करना असंभव है। ये सारी बातें जो हैं ये किंवदंतियों पर आधारित हैं, लेकिन ये बातें बताती हैं कि जिस तरह ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, वैसे ही उनकी संतान ने पशुओं को भी जन्म दिया, पशुओं की भी रचना की। और इस लिहाज से जानवर और इंसान दोनों प्रकृति की ही देन है और इंसानों को इस सत्य को स्वीकार करके जानवरों को सम्मान देना सीखना चाहिए। केरल में हुई घटना देखकर आप ये कह सकते हैं कि जानवर बहुत कम जंगली हैं। आप तो अक्सर जानवर के साथ जंगली शब्द जोड़ ही देते हैं और हम कहते हैं कि जानवर बड़े जंगली होते हैं, लेकिन जानवर जंगली नहीं है, जबकि इंसान जंगली बन चुका है। यानी प्राकृतिक रूप से हिंसक और जंगली होने के बावजूद जानवर सिर्फ अपनी रक्षा में आक्रामक होते हैं, जबकि इंसान क्रूरता और लालच की सारी हदें पार करके इंसानियत के स्तर से नीचे गिर जाता है। हमें उम्मीद है कि आज का यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा और अगर यह विश्लेषण देखकर आपके मन में कुछ विचार आ रहे हैं, जानवरों के प्रति अगर आपके मन में कोई दया भाव आ रहा है, तो हम ये समझेंगे कि आज की हमारी जो कोशिश है ये सफल रही। ये बात भी सही है, बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि इसमें खबर कहाँ है, इसमें हेडलाइन कहाँ है, क्योंकि ये खबर ऐसी है जो शायद कभी भी किसी अखबार के पहले पन्ने पर हेडलाइन कभी नहीं बनेगी। इसलिए ये फैसला हम आपके ऊपर छोड़ते हैं और हम चाहेंगे कि आप आज इसके बारे में जरूर सोचें। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.